दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में आपसे कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में एक जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका डिस्कशन किया था। बेसिक रूप से हमने उसमें ये देखा था कि हिमालयन रिवर के कैरेक्टर क्या हैं, यानी उत्तर भारत की नदियों के, और उसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसका डिस्कशन किया था। अब हम अपने मूल विषय पर आएंगे आज की क्लास से, जिसमें हम भारत में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी तंत्र हैं उन नदी तंत्रों का डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे इंडस रिवर सिस्टम की, यानी सिंधु नदी तंत्र की बात हम करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, जिसे के बारे में आपने बहुत पहले से सुन रखा है स्कूल लेवल से ही कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। ये वही सिंधु नदी है जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, जिसमें इसीलिए कहा गया है कि सिंधु नदी के नाम से ही भारत का जो इंडिया नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उस टाइम, उसके नाम से, उस इंडस रिवर की वजह से ही इसका नाम इंडिया पड़ा है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ठीक है। इसी के किनारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका विकास हुआ था, जिसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और ये सब की बातें करते हैं। उन सभ्यताओं का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए ये विश्व के संदर्भ में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ये नदी, इसका जो स्रोत है, अगर हम बात करें, हम मैप में भी देखेंगे कि इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। अपने जो इसका जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो स्रोत कहाँ है? ये है कैलाश रेंज में, जहाँ लेक मानसरोवर है, मानसरोवर झील है, वहां से शुरू होती है। अगर हम मानचित्र देखें इसका, तो आपको इस मानचित्र से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी इंडस रिवर है। ये इंडस रिवर है, इसका पैसेज देखें आप यहाँ से, ये पूरी इंडस रिवर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो हमारा कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के जहाँ जो मानसरोवर झील है, उस झील से इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से निकलती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ये पूरे भारतीय क्षेत्र को कवर करती हुई उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए फिर यहाँ आके अरब सागर में गिर जाती है। इस दौरान इस नदी का प्रवाह यहाँ मानसरोवर झील से लेके, अगर हम टोटल देखें तो यहाँ अरब सागर तक पहुँचता है। ये चीज़ें इस महानदी का जो है वो इंडस रिवर का सिस्टम, इस विशाल नदी का, तो इसकी जो लंबाई है टोटल, वहां से जहां से कैलाश मानसरोवर से लेके और वहां अरब सागर तक जो इसका प्रवाह होता है, वैसे तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसमें से 1270 किलोमीटर भारत में इसका प्रवाह होता है, यानी भारतीय धरातल में इसका प्रवाह 1270 किलोमीटर तक है। इसका टोटल जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 9.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर हम कह सकते हैं। यह यहाँ लिखा हुआ 9,65,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसमें से अधिकांश हिस्सा जो है वो मोर देन हाफ, ठीक है, आधे से ज्यादा इसके अपवाह क्षेत्र का हिस्सा कहाँ है? वो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसमें है, जहाँ ये तमाम सारी बड़ी बड़ी अपनी सहायक नदियों के साथ पूरा जल ले जाके पूरा कराची का मैदान, सिंध का मैदान, वो पूरा निर्मित करता हुआ और अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो मोर देन हाफ ऑफ इट्स ड्रेनेज एरिया इज लाइज इन पाकिस्तान, जिसको हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या है? इट इज ज्वाइंड बाय धार रिवर नियर इंडो चाइना बॉर्डर। अब अगर हम बात करें कि ये जो नदी जहाँ से कैलाश मानसरोवर से शुरू हुई थी, वहाँ से पहुँच के वो अरब सागर तक यहाँ से निकल के पहुँची है, इस दौरान उसमें कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ अपना जल लेकर वहाँ मिलती जाती हैं, ठीक है, उसमें मिक्सअप हो जाती हैं। और ये वो सारी नदियाँ हैं जो उच्च पर्वतीय भागों में जिनका उद्गम स्थल है, जहाँ खूब सारे हिमनदों का जमाव है। तो वर्षा के दिनों में जो बारिश होती है उसके अतिरिक्त जो है वो गर्मी के दिनों में इसमें बल्कि ज़्यादा जल का प्रवाह होता है, क्योंकि वहाँ उच्च भूभागों में जो जमे हुए हिमनद हैं वो पिघलते हैं। तो उनसे इन मुख्य नदी में, स्वयं सिंधु नदी में, और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों में भी जल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है, और वो सारा का सारा जल लेके इस मुख्य नदी में आके मिल जाती हैं वो सारी नदियाँ। इसीलिए ये वो सारी नदियाँ हैं जो सतत वाहिनी नदियाँ हैं, पूरे वर्ष इसमें जल का प्रवाह होता रहता है। तो अगर हम मानचित्र देखें तो आपको लगेगा कि ये देखें आप, यहाँ से निकलती हुई ये नदी है, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये नुब्रा नदी दिख रही है आपको,
ये श्योक, ये जस्कर रेंज, जस्कर नदी, और आगे चलते हुए ये गिलगित नदी, स्वात नदी, कुलकुल, तमाम से ये पाकिस्तान में आ जाती है। इंडिया में यहाँ ये झेलम इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में आ जाती है। इसी तरह से हम आगे देखें तो ये पूरी नदी जो चेनाब है, फिर इसी तरह से ब्यास, रावी और सतलज, ये सारी नदियाँ, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो अपना जल लेकर इस सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो जो धार रिवर है वो यहीं आके भारतीय उसमें धरातल में ये इसको मिल जाती है। उसके बाद ये नदी आगे प्रवाहित होती हुई जाती है, और आगे क्या होता है इसमें कि आफ्टर एंटरिंग द जम्मू एंड कश्मीर इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंज। जम्मू कश्मीर में जैसे ये इंटर करते हैं कैलाश मानसरोवर से निकल के, वैसे ये कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ से, यहाँ जम्मू और कश्मीर में, ये जम्मू और कश्मीर का ये पूरा एरिया है जो दिख रहा है आपको मानचित्र, यहाँ से निकलती है और यहाँ जम्मू कश्मीर में कैलाश और जो जस्कर और लद्दाख रेंज है, उस रेंज के बीच में एक घाटी के रूप में प्रवाहित होते हुए ये नदी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आगे कौन कौन सा एरिया ये कवर करती है, लद्दाख के एरिया को कवर करती है, बाल्टिस्तान को कवर करती है और गिलगित को कवर करती है सीधे। उसके बाद गिलगित के बाद ये फिर वापस पाकिस्तान में इंटर कर जाती है जो मुख्य नदी है। तो यहाँ क्या होता है कि जो इसका ढाल है, द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी जेंटल, क्योंकि ये पर्वत से ही पर्वतीय भागों में जाती है तो वहाँ बहुत ऊंचा नीचा नहीं है, इसलिए वहाँ जो इसका ढाल है सामान्य वो 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, जिसको हम जेंटल स्लोप यानी मंद ढाल कहते हैं। तो बहुत तेज रफ्तार से वहाँ इसका प्रवाह नहीं होता है क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है। आगे क्या है, एवरेज एलिवेशन एट विच द इंडस फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर 4000 मीटर से, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई है, उससे ज्यादा ऊंचाई पर ये जम्मू कश्मीर में इसका प्रवाह होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ये जो जस्कर रिवर है वो कहाँ इसको ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इट ज्वाइंड बाय द जस्कर रिवर एट लेह। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था अभी, ये जो जस्कर नदी है, ठीक है, ये जस्कर रिवर, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जस्कर, ये यहाँ लेह है, तो यहाँ लेह पे ये जाके जो है इसको क्या करती है, ज्वाइन करती है किसको, इंडस रिवर को। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप खास तौर से जो RSIS के प्रीलिम्स में बैठते हैं वो इन नदियों की लोकेशन जरूर देख लेंगे कि नुब्रा रिवर कहाँ ज्वाइन करती है या किसकी ट्रिब्यूटरी है, या श्योक रिवर कहाँ ज्वाइन करती है, या जस्कर रिवर इसको कहाँ ज्वाइन करती है। इसको बहुत क्लियरली आप इसको समझ लेंगे क्योंकि आपके प्रीलिम्स में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, नियर स्कार्डू इट इज ज्वाइंड बाय द श्योक एट एन एलिवेशन। यहाँ स्कार्डू इस जगह को आप जरूर याद रखिएगा कि स्कार्डू में जो है वो ये श्योक रिवर है, श्योक रिवर जो ग्लेशियर से लेके आती है और खूब सारा अपना जल लेके इसमें मिक्सअप हो जाती है। तो इसको भी याद करेंगे, श्योक कहाँ ज्वाइन करती है, उसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं तकरीबन 2700 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है ये नदी श्योक नदी इसको ज्वाइन करती है। आप देख रहे हैं श्योक नदी है, ये श्योक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको बताना होगा कि नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक की, क्योंकि श्योक जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ आके ज्वाइन करती है ये श्योक रिवर किसको, इंडस रिवर को, ठीक है, सिंधु नदी को। इस तरह से और अगर हम आगे बात करें, इसके अलावा अब ये जो प्रमुख नदियां हैं, इसके अलावा गिलगित, गारतन, दरास, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का और ये बिल्कुल नदर्न टिप भी है इंडिया की, वो दरास और शिगर, हुंजा, और उसके बाद ये नदियां आप लोगों ने इनका नाम कम सुना होगा और आमतौर पे इन्हीं नदियों को आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका ध्यान रखेंगे, इनकी लोकेशन, इनकी कैसी है, सिंधु नदी में किस तरफ से आके मिलती है। ये सारी की सारी नदियां आमतौर पे वो हिमालयन रिवर हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से अपना जल लेके आती हैं और उसमें मिक्सअप होती हैं। इनके अलावा आपने इन नदियों का नाम सुना होगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर आप मैप देखें इन नदियों का तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो तो ये है इंडिया की बाउंड्री, आपको जो दिख रही है, ठीक है। यहाँ जो है झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है और उसके बाद यहाँ निकल के पाकिस्तान में आ जाती है और यहाँ आके इसको किसको ज्वाइन कर लेती है, चेनाब। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो नदर्न मोस्ट मेजर रिवर ऑफ
सिंधु है जिसको हम झेलम कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर से निकल गया, श्रीनगर आपको दिख रहा है, यहाँ से निकल के फिर आगे किसको ज्वाइन करती है, चेनाब, जो स्वयं इस जम्मू कश्मीर से ही है, पीर पांजल वाली जो रेंज है यहाँ से निकल के और आके फिर इंडस को ज्वाइन करती है, कहाँ, इस जगह पे। आप देखें अगर यहाँ तो आपको बड़े क्लियरली ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़ी बारीकी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि वास्तव में झेलम किसके साथ आके मिलती है, चेनाब और झेलम का मिलन कहाँ होता है, उसके बाद रावी कहाँ से निकलती है, रावी किससे आके मिलती है। आप देख रहे हैं ये झेलम आगे किसमें मिल गई, चेनाब में, ठीक है। तो झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, चेनाब की, क्योंकि आगे ये चेनाब नदी की शक्ल में आ रही है। इसी चेनाब में फिर आगे कौन सी नदी मिल जाती है, रावी मिल जाती है। तो ध्यान रखें, तो ये जो झेलम और रावी है ये दोनों चेनाब की ट्रिब्यूटरी हैं। उत्तर से आके झेलम मिल जाती है और झेलम और चेनाब मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है इस पाकिस्तान के, तो मुल्तान के पास यहाँ आके ये रावी नदी इसमें मिल जाती है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये जो सतलज और व्यास नदियां हैं जो भारतीय धरातल में काफी सारा जल प्रवाहित करती हैं, आप देख रहे हैं सतलज कहाँ है, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ से इंडस निकलती है। तो तिब्बतन रीजन में इस सतलज का भी उद्गम स्थल है। तो जिस तरह से ये इंडस रिवर हमारी एंटीसीडेंट ड्रेनेज का उदाहरण है, ठीक उसी तरह से ये सतलज नदी भी हमारा पूर्व उत्पन्न अपवाद जिसे हम कहते हैं, यानी एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं। वो दोनों नदियां इन पर्वतों को काट कर आगे बढ़ती हुई यहाँ आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो व्यास भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज की। सतलज आगे बढ़ते हुए चेनाब में मिल जाती हैं, सिर्फ दो नदियां बचती हैं, चेनाब और सतलज। ये मिल जाती हैं किधर से, इंडस से। यहाँ आगे ये सिंधु नदी फिर यहाँ देख रहे हैं आप, ये लड़काना हैदराबाद यानी पाकिस्तान का कराची यहाँ के पास एक डेल्टा बनाती है, कराची डेल्टा, और यहाँ आके सिंधु नदी का डेल्टा जिसे हम कहते हैं वहाँ आके अरब सागर में मिल जाती है। इस तरह से इस नदी का पूरा प्रवाह आपको समझना होगा। और ये हमारा पूरा जो है वो इंडस नदी अपवाद तंत्र है। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, सिंधु नदी की और अन्य सहायक नदियां हैं जो अलग अलग एरियाज में प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं। आगे अगर हम बात करें फाइनली क्या होता है, इट क्रॉसेस द हिमालयाज थ्रू अ डीप गॉर्ज नियर एटॉक, यानी भारतीय धरातल में जब होता है तो ये जो है एटॉक के पास ये भारत को धरातल को पार करती है। और उसके बाद क्या होती है, लाइंग नॉर्थ ऑफ द नांगा पर्वत, यानी जो एटॉक है वो नांगा पर्वत के उत्तर में है। और वहीं से क्या होता है, ये शार्प सदर्ली टर्न लेती है, जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा था कि यहाँ तक तो आई है भारत के धरातल में, और उसके बाद यहाँ सीधे सदर्न की तरफ ये मोड़ लेती है, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्शियल बेंट, जिसे हम कहते हैं मोड़। यहाँ सीधे साउथ में मुड़ जाती है और इस भारतीय धरातल को क्रॉस करने के बाद एटॉक के पास, और यहाँ फिर क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि ये नांगा पर्वत के उत्तर में जहाँ, और इट टेक्स द शार्प सदर्ली बेंड हियर, यानी सिंटैक्शियल बेंड जिसे कहते हैं, सीधे साउथ की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान को पार करती हुई आके फाइनली अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारतीय धरातल में नहीं है, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा चूँकि पाकिस्तान में है, लेकिन कई सारी जम्मू कश्मीर की नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुछ सतलज, ब्यास जैसी नदियाँ जो हिमालय पर्वतों से निकलती हैं वो भी जाके इसमें मिक्सअप हो जाती हैं। इसलिए इस नदी तंत्र को भारतीय अपवाद तंत्र के संदर्भ में पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। आज हम अपनी बात यही खत्म करें, बाकी की क्लास कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद।